हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लर्नर का मेरे एम के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 जिज्ञासा बुक का लेसन 2 का कुछ पार्ट कवर किया था और बाकी बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि कल हमने जो पढ़ाया हुआ था आपको, इसका शुरू का पार्ट, उसमें बताया गया था कि पौधों में कैसी विविधता होती है, जीवों में कैसी विविधता होती है, पौधों में जड़ें किस प्रकार की होती हैं। साग, झाड़ी और वृक्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि साग, अगर कोई पौधा है जिसको साग की श्रेणी में रखा गया है तो वो कैसा होता है। झाड़ी की कैटेगरी में अगर किसी पौधे को रखा गया है तो वो कैसा होता है। वृक्ष की अगर कैटेगरी में अगर किसी पौधे को रखा गया है तो वो किस उसमें होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, तो साग, झाड़ी, वृक्ष के बारे में हमने पढ़ा था। पत्तियों की संरचना के भी बारे में हमने पढ़ा था कि पत्तियों की संरचना किस प्रकार से होती है। एक पत्ती ऐसी होती है कि उसकी जो है समांतर शिरा विन्यास होता है। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। ठीक है, उसके आगे हमने पढ़ा था, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है, बीज के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। एक बीज पत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा। अब इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये द्विबीजपत्री, जैसे एक से एग्जाम्पल में दिया गया है, बीज द्विबीजपत्री में चना और एक बीजपत्री में मक्का। ठीक, इसमें दिया गया है कि आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर दो भागों में विभक्त हैं। चित्र 2.6 का प्रत्येक भाग को बीज पत्र कहा जाता है। जिन पौधों में के दो बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप पौधों में पत्ती के सिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं। ठीक, ये प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, आप इसका जवाब लेसन को पढ़कर दे सकते हैं। ठीक, द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है। इसका जवाब भी दे दिया गया। ठीक, कि द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास और झगड़ा जड़ तंत्र होता है। इसका जवाब भी दे दिया। एनसीईआरटी बुक ऐसी होती है जो आपसे स्वयं बातें ही करती है। ठीक, आगे देखते हैं। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब कुछ जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। ठीक, अब ये दिया गया है कि जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। ठीक है, पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं। आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप, ये देखिए। ठीक, आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। ठीक, आइए जंतुओं के विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखें गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जंतुओं का एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये चित्र में सारी चीज़ें दर्शाई गई। यहाँ मछली दिया गया है। ठीक, यहाँ मेढक सॉरी, कछुआ दिया गया है। यहाँ मेढक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर गाय दी हुई है, यहाँ पर तितली दी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव इसमें दिए गए। यहाँ सांप दिया गया है, जैसे मछलियाँ जल में तैरती हैं। जो कछुआ होता है वो ज़मीन पर चलता है। जो मेढक होते हैं वो ज़मीन पर भी चल सकते हैं और जल में भी तैर सकते हैं। ठीक है, ये जोक दिया हुआ है। ये पक्षी दिए गए हैं। पक्षी आकाश में भी उड़ते हैं और धरती पर भी चलते हैं। गाय जो होती है वो धरती पर चलती है। तितलियाँ जो होती हैं वो जो है अपने पंखों के माध्यम से पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में पौधों के आसपास उड़ती रहती हैं। ठीक है, सांप जो है बिल में रहते हैं
और रेंग कर चलते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें दी गई हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है, तालिका दी गई है। जंतु का नाम है चींटी, ठीक। बकरी, कबूतर, मक्खी, मछली, अन्य, ठीक। तो चींटी जो है टांगों के माध्यम से चलती हैं, ठीक। बकरी जो होती है टांगों के माध्यम से चलती है और कूदती है। कबूतर जो होता है पैर और पंख के माध्यम से चलता है और उड़ता है। मक्खी जो होती है, आगे मक्खी चलना और उड़ना जो है पैर और पंख के माध्यम से होती है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ जीवों से परिचय भी आपका कराया गया है। आगे देखते हैं। विभिन्न जंतुओं के अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं, जैसा कि इसके पहले एक चित्र में दिखाया गया था, ठीक है। इसमें जैसे ये जो है जल में चलने वाले, जल में जो है तैरने वाले जीव हैं। ये जल और स्थल दोनों जगहों पर रहने वाले जीव हैं। ये कछुआ है, धरती पर चलने वाला है, ठीक है। ये सांप है, रेंग कर चलने वाला है। ये उड़ते हुए चलते हैं, ये भी उड़ते हुए चलते हैं। ये गाय हैं, ये भी चलती हैं ज़मीन पर, ठीक। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है आपसे, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके इस क्लास 6 की दृष्टि से भी, और आगे आने वाले जो आप लोग कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करेंगे तब के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे वैज्ञानिक से परिचय आपका कराया जा रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया, जानकी अम्माल इनका नाम है, ये साइंटिस्ट हैं। जानकी अम्माल इनका नाम है। इनका जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1984 ईस्वी में हुई थी। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि यह एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने की सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके इस एग्ज़ाम के दृष्टि से भी, और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भारतीय वनस्पति संरक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो वैज्ञानिक से आपका परिचय कराएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और वनस्पति शास्त्री हैं, और इन्होंने कौन सा आंदोलन किया, साइलेंट वैली बचाओ नाम से आंदोलन किया था। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब इनकी जो साइलेंट वैली थी उसके बारे में दिया गया, सफलता की कहानी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, ठीक। इसके बारे में दिया गया, आंदोलन के बारे में दिया गया। अब आप लोग आंदोलन के बारे में पढ़िए भी, समझिए भी, और इसको याद भी रखना है। आपकी इस क्लास 6 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। यह केरल में पालक्कड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर, आर्द्र, सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में
न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। ये एक सफल कार्यक्रम था इनका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। विभिन्न परिवेश में पौधों और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इनके पास धारा रेखित शरीर और पंख फिन होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये रही मछली, ये रही बकरी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इनके पंख दिए गए हैं। ये दोनों इनके तैरने में सहायता करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बकरी हैं, ये टांगों के माध्यम से चलती हैं। ठीक, इनके शरीर की बनावट में भी काफ़ी अंतर है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। ठीक, मरुस्थल में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रहते हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले जीव का नाम है ऊंट। जो पर्वतीय क्षेत्र में जो वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वो देवदार का वृक्ष होता है। ठीक है, महासागर में क्या पाई जाती है? मछलियाँ। और जंगल में क्या पाए जाते हैं? शेर। इसी प्रकार से आप भी इस अधूरे चार्ट को पूरा कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन है? आप साझा कर सकते हैं। अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। ठीक, आगे तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं से भिन्न होते हैं। जिस बात से वहाँ की जलवायु अलग है, मौसमी दशाएं अलग हैं, वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ की वायु अलग है, तो इनमें भी अंतर है। आगे देखते, कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। ठीक है, मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो जो है कांटों की तरह होते हैं। उनको सही मायने में कहा जाए तो उनको कैक्टस कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती हैं मरुस्थलीय स्थान होने के कारण, अत्यधिक तेज धूप होने के कारण उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं, जिससे पौधों के अंदर जो थोड़ी बहुत नमी रहती है वो वाष्पोत्सर्जन उसका ना होने पाए, पौधों में नमी की कमी ना होने पाए। इसके लिए जो है पौधे की जो पत्तियां होती है वो कांटों का रूप में बदल जाती हैं। ठीक है, और ये जो है देवदार का वृक्ष दिखाया गया है। ये वहाँ के जो मौसमी दशा है उसके आधार पर ये शंक्वाकार इसकी संरचना है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? ठीक, आगे देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। ठीक, शंक्वाकार इसीलिए होते हैं। आप आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों में जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट
और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊँट देखिए, इन दोनों ऊँटों में भी फर्क है। ठीक, राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊँट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊँट, इन दोनों में काफ़ी अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं, जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया, एलेक्स कौन है? एलेक्स क्लास का एक छात्र है। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। आगे देखते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। ये जो कुबड़ दिखाई दे रही है, इसमें ऊँट जो है अपने भोजन को संचित कर लेते हैं। ठीक है, गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में एक कुबड़ होता है, जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता करता है। ठंडे मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में दो कुबड़ होता है। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने के लिए सहायक होते हैं। उनको वो ठंड से बचाता है, अत्यधिक ठंड से बचाता है, अत्यधिक तेज हवाओं से बचाता है। जो बर्फ गिरती है, लंबे लंबे बाल, उनको उससे सुरक्षा मिलती है। ठीक है, मरुस्थल के में ऊँटों को जीवित रहने में कौन कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं, इसको आप लोग अपने मन में सोच करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता, क्योंकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, माया ने यहाँ देखते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं। ठीक है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग स्थानों से, विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानों से क्लास में स्टूडेंट हैं और वो अपने अपने लोकल क्षेत्र में जो वो देख रहे हैं उसका अवलोकन करते हुए, जो किए हुए हैं अवलोकन, उस अवलोकन को अपने क्लास में अपने क्लासमेट के साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप गया था। वहाँ उसने महासागर में विशाल भेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारारेखी शरीर उन्हें जल में तैरने के लिए सहायता करता है। आगे देखते हैं। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं अनुकूलन को कि जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने के लिए, ठंड रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में रहने के लिए ऊँटों के बड़े बड़े बाल होते हैं। गर्म रेगिस्तान में रहने वाले ऊँटों के लिए बड़े बड़े पैर और नीचे गद्दीदार पैर होते हैं, तो उनको वहाँ के लिए रहने चलने के लिए अनुकूलित करती हैं शरीर कि वहाँ वो जीवित रह सकें। इसी प्रकार से अन्य जीव भी जिस स्थान पर रहते हैं, वहाँ के मौसमी दशाओं के हिसाब से उनका शरीर अनुकूलित होता है कि वो वहाँ पर किस प्रकार से जीवित रह सकें। यही होता है उनका अनुकूलन। ठीक, आगे देखते हैं। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई वाल ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं।
वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, इसी प्रकार से पौधों और जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाते हैं सलीम अली के बारे में, जो एक वैज्ञानिक हैं और इनका परिचय आप लोग से कराते हैं। सलीम अली, इनका जन्म 1896 और मृत्यु 1987 में हुआ था। इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने पक्षियों की विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राजस्थान और रंगन चिट पक्षी अभयारण्य मंडवा, कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जो वैज्ञानिक हैं सलीम अली, आपके इस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आगे आप लोग और तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये वैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि बर्ड माइंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सलीम अली। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से अभ्यारण्य और अन्य जो स्थान हैं, उन संरक्षित स्थानों के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसको संरक्षण कौन कौन से क्षेत्रों को दिया गया है, किस किस अभ्यारण्य को, ठीक है, जिसमें इनका नाम जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उन्होंने किस प्रकार के सूची तैयार की, तो पक्षियों से संबंधित सूची इन्होंने तैयार की। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सारे क्वेश्चन आपसे उन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज केवल यहाँ तक ही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसको कम से कम 3 पार्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट हम कल कर चुके थे, एक पार्ट हमने आज किया, अब एक पार्ट अब हम लोग इसका कल पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि केवल वीडियो लंबा ही कर दिया जाए, हमारा उद्देश्य ये भी है कि वीडियो को देखने पढ़ाने के साथ साथ वो वीडियो हमारे समझ में भी आना चाहिए। इसलिए अब इसके आगे का पार्ट हम लोग कल कवर करते हैं। उम्मीद है कि कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग हमारे इस चैनल पर NCERT डायरेक्ट बुक आप लोग पढ़ेंगे। ऑथेंटिक बुक है NCERT, सभी लोग जानते हैं। डायरेक्टली उसी बुक से आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन भी किया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको भी बता दिया जा रहा है। अब आप लोग इस वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे उनको भी मदद मिल सके। आप लोग इस वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ही पूरा का पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, अब आप लोग से मिलते हैं आप इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।